हेलो, आज अपन पीटीएस नंबर 12 के मैथमेटिक्स सेक्शन के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और अगर इससे पहले के भी पीटीएस के आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके सारे सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो अपन को क्या दे रखा है कि बी ने 20 केजी एप्पल्स परचेज़ किए हैं 200 पर केजी के रेट के ऊपर। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इसने 20 किलो एप्पल खरीदे हैं 200 की रेट से, यानी कि 1 किलो का ₹200 है। जहाँ पे ये होलसेलर से लेके आता है, वो होलसेलर इसे 960 ग्राम ही देता है 1 केजी की जगह पे। यानी कि इसको मिला कितना मतलब इसने पैसा जब दिया अपनी जेब से तो इसने 1 किलो पूरे 1 किलो का पैसा दिया। लेकिन इसको मिला कितना? 960 ग्राम ही मिला, ठीक है? तो अपन क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है, अपन लिखने वाला पार्ट बाद में देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर आगे इसने क्या बोला है कि बी ने सारे एप्पल्स को 200 पर केजी की रेट से ही बेचा, लेकिन उसने क्या किया? 720 ग्राम ही यूज़ किया। यानी कि पहले इसको जब लॉस हुआ तो इसने सोचा कि अब मैं अपना फ़ायदा कर लेता हूँ, तो 1000 ग्राम देने की बजाय इसने 720 ग्राम ही दिया, 1 केजी के वेट की जगह। तो ये बोल रहा है कि इसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। अब एक चीज़ मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि भई पहले 20 केजी एप्पल्स खरीद के लाया, अभी भी 20 केजी एप्पल्स ही बेचेगा। पहले 200 की रेट थी, अब भी 200 की रेट है। तो उस रेट से और जो वज़न है एप्पल का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने प्रॉफ़िट या लॉस के ऊपर। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा कि जो वेट वो पहले लेके आया और जो वेट उसको बाद में दिया उसने, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो दुकानदार के यहाँ से कितना वेट निकला, मतलब कि देखो बस आपको बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन में एक चीज़ ढंग से लिखनी है। मैंने रेशियो मेथड तो समझा दिया था आपको कि कैसे करना है पुराने पीटीएस के अंदर। बस करना क्या है कि ये देखना है कि जो दुकानदार है वो अपने यहाँ से कितना देगा और दुकानदार को मिलेगा कितना। तो देखो, दुकानदार ने 720 ग्राम दिया, ठीक है? दुकानदार ने 720 ग्राम दिया, यानी कि दुकानदार जब बेच रहा है तो लोगों को तो मिल रहा है 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार के तो 720 ग्राम के ही पैसे लगे हैं ना, यानी कॉस्ट प्राइस दुकानदार के 720 है। और दुकानदार जब लेके आ रहा था, जब उसे 960 ही मिल रहा था 1000 ग्राम की जगह पे। यानी सेलिंग प्राइस वाले टाइम पे 960 आ जाएगा। अपन ग्राम्स को पैसे में ही बदल लेते हैं। तो यहाँ से अपन ने देखा 0 से 0 कैंसल हो गया। 72 और 96 को या तो आप डायरेक्टली कर लो या काट लो। तो चॉइस थी 72, चॉइस से 4 बार 96, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है 3 के ऊपर इंटू 100 कर देंगे तो 33.33% आ जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर पे। इसने बोला कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 24 और 25 सेंटीमीटर है। ये एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। अगर इनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, अपन को 2 सर्कल दे रखे हैं जो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट कहाँ कर रहे हैं? ए और बी पे कट कर रहे हैं। इसकी जो रेडियस है वो तो है 24 और इसकी जो रेडियस है वो 25 है। तो इसने अपन से क्या पूछा है कि अगर इनकी जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है वो 14 सेंटीमीटर है, तो देखो अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी ये अपन इनको जॉइन करवाते हैं तो ये जो है ये बाइसेक्ट हो जाती है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी ये 7 बचेगी और नीचे भी 7 बच जाएगी। ठीक है? वैसे ये क्वेश्चन उल्टा आता है, आपने नोटिस किया होगा कि इनके सेंटर्स के बीच की दूरी होती है और वो कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछता है। तो पहले अपन आधी कॉमन कॉर्ड निकालते हैं और फिर उसका डबल कर देते हैं। इसमें इसने कॉमन कॉर्ड दे दी है, कोई बात नहीं। सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? आप एक बात बताना मेरे को कि ये इसको जब बाइसेक्ट करती है तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया है क्या? जिसमें ये 24 दे रखी है, ये 7 दे रखी है। फिर एक इधर सेम राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें ये 7 है और ये 25 दे रखी है। अब सबसे बेस्ट काम इस क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है अपन को कि अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, तो आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके आगे निकल सकते हो। वरना आपको इसमें पाइथागोरस लगा के निकालना पड़ेगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट ना लगानी हो किसी को, तो वो क्या करेगा? तो देखो, 25 और 7 के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का 49 उसमें से माइनस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 24 आ जाता है। ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। लेकिन 24 और 7 में आप यहाँ 25 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये 24 तो हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी 576, मतलब 24 का स्क्वायर 576 और इसमें से माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और इसका रूट आ जाएगा। तो इसको अब अगर अपन माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 527 आ जाएगा और प्लस के अंदर ये वाली अपन ने लेंथ कितनी निकाली थी? 24,
यानी ये लेंथ तो आई रूट 527, ये लेंथ आई 24, तो रूट 527 प्लस 24 जो है, जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफ़ी ईज़ी था ये। बस आप ये अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाओगे तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। बाकी लगा के निकाल भी सकते हो, आप निकालना चाहो तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे तो वैसे मिल जाएगा, ठीक है? चलते हैं थर्ड नंबर पे। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन अपन ने देखे उनमें कहीं भी ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी कि ये स्किप करने लायक है या फिर अपन बाद में करें या फिर हार्ड था। आराम से होने लायक क्वेश्चन थे। थर्ड पे चलते हैं अपन। थर्ड वाले के अंदर क्या दे रखा है कि एक 300 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है जो इस स्पीड से जा रही है। यानी कि लेंथ जो है ट्रेन की वो 300 मीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 112 ये मीटर में है और 112 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। फिर ये बोला है कि व्हाट इज़ द टाइम, यानी कि वह समय क्या है जिसमें यह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में। पहली बात तो विपरीत दिशा में जब भी 2 चीज़ें जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी 2 चीज़ें सेम डायरेक्शन में क चलेंगी, तो अपन इनकी स्पीड्स को घटाते हैं और जब भी दोनों एक-दूसरे के उल्टी जाती हैं, तो अपन स्पीड्स को जोड़ देते हैं। तो आदमी की जो स्पीड है, मतलब ये S1 बोलें, ये S2 बोलें, तो ये 8 किलोमीटर्स पर आवर है। तो अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसने पूछा है कि समय पूछा था अपन से, तो समय के लिए टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस थी अपनी 300 मीटर, अपॉन में स्पीड अपनी 120 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे अपन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, पा ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 30 को काटा 6 बार, 6 से 12 को 2 बार काटेंगे, 2 से 18 को 9 बार काटेंगे। यानी 9 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड आ जाएगी, जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, यानी सबसे उस छोटे नंबर के डिजिट्स का अपन को सम करना है। कौन से का? व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 और 27, यानी 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर हर स्थिति में समान शेषफल 9 बचता है, यानी कि रिमाइंडर 9 बचाना है और ये 117 से भी पूर्णतः विभाजित है। काफ़ी ईज़ी होता है, देखो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे करना है। भई 15, 18 और 27 तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, यानी कि इनका एलसीएम चाहिए। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये क्या है? ये है 3 गुणा 5, ये है 3 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 9 दूनी 18 होता है और ये 3 का क्यूब लिखा है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 की पावर मैक्सिमम कितनी लिखी है? 3 लिखी है और 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। यानी एलसीएम क्या आ गया? 27 इंटू 10 मतलब 270 आ गया। यानी कि 270 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा है और जो इन तीनों से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए 9। अब देखो, सबसे पहली बात कि 270 इंटू अगर मैं कुछ भी करूँगा, तो भी वो इन तीनों से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना। तो 270 इंटू अपन के मान लेते हैं और रिमाइंडर अपन को हर बार 9 बचाना है, तो अपन प्लस में 9 लिख देंगे। अब बस ये तो अपना यहाँ तक का आंसर आ गया। लेकिन उसने आगे एक चीज़ और बोल देना कि कंप्लीटली 117 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अपन इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये 117 से डिविजिबल हो जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। 217 है ना, तो 270 लिखा है, तो इसमें 117 का अगर डबल आप करते हो, तो 117 का डबल क्या होता है? 234 होता है। तो अगर अपन इसको ब्रेक कर लें और ऐसे ब्रेक करें कि 234 के तो एक तरफ लिखो और 234 में से इसको जब घटाएँगे अपन, तो 36 के एक तरफ लिखो और प्लस में 9 एक जगह लिख दो। अब अपोन में इसमें 117 से भाग देना है। ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में रिपीट भी होता है, तो प्लीज़ आप अच्छे से देखना। अब 117 जो है वो इसको तो 2 बार काट देगा, पूरा-पूरा इसका तो खेल खत्म कर दिया। सिर्फ़ इस चीज़ को डिवाइड करवाना है, 36 के प्लस 9 को 117 से डिवाइड करवाना है। अब आपको क्या करना है, के की जगह पे वैल्यूज़ रख के देखनी है। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 जब रखा जब तो 9 आ जाएगा, 0 जब रखा तो 9 आ जाएगा, 9 थोड़ी 117 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 9 यानी 45, 45 भी नहीं होता। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 72, 72 प्लस 9 यानी 81, 81 भी नहीं होता। लेकिन जब मैं 3 रखता हूँ, तो देखो क्या आता है, 36 इंटू 3 आता है 108। 108 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं, तो 117 आता है। 117 तो 117 से डिवाइड हो गई, यानी कि के 3 के लिए अपना आंसर सैटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन वो 3 यहाँ से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो वो नंबर निकालना था, तो 3 यहाँ रख देंगे अपन। यानी क्या आ जाएगा 270, 1 सेकंड, 270 इंटू 3 और प्लस में 9। तो 270 इंटू 3 करेंगे तो 810 आएगा, प्लस 9 कर देंगे अपन तो 819 आ जाएगा।
लेकिन 819 के डिजिट्स का सम करना है, तो 9 और 8 17 और 1 18 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। काफ़ी ईज़ी था ये वाला क्वेश्चन भी। ये देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स को 7 दे रखा है इसने। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? अब भई इसका मान पूछा है तो इसमें अपन को कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसको बना लेंगे अपन। इसको ऊपर और नीचे आप 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। इसमें अपन ने ऊपर 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 1 अपॉन एक्स से मतलब डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेम चीज़ से। तो देखो क्या बनेगा ये? भई ये इसके साथ जाएगा तो एक एक्स को काट देगा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। प्लस में ये यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 1 अपॉन एक्स का क्यूब बन जाएगा। ये देखो एक फॉर्म होती है अपनी अलजेब्रा के अंदर जो अपन को पता है इसका फ़ॉर्मूला। यहाँ देखो, एक एक्स को काट देगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बना देगा। ये वाली फॉर्म भी पता है अपन को, तो ये बन गया कितना सिंपल। अब इसकी वैल्यू तो चाहिए ना अपन को, तो देखो क्या करना है, ये लिखा है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 7। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने पे क्या बनेगा ये? ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू, अब रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आएगा वो तो कट जाएँगे और बराबर में 7 आ जाएगा। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली भी निकालना चाहते हो तो फ़ॉर्मूला अपन को पता है कि इसका स्क्वायर करके 2 ऐड करना होता है। कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको आसान लगे। अब ये वैल्यूज़ अपन यहाँ रख देंगे। तो देखो नीचे की जगह तो ऐसे के ऐसा 9 रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे एक छोटा-सा मैं बता देता हूँ कि अगर अपन को a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू अगर अपन को m दे रखी है और a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब अपन से पूछे तो इसका फ़ॉर्मूला होता है m क्यूब माइनस 3m। यानी कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9 आ जाएगा। तो देखो 9 का क्यूब क्या होता है 729, इसमें से 27 माइनस हो जाएगा और बटे 9 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये सा स 29 में से 27 जाएगा तो 702 बचेगा, इसमें 9 का भाग देना है। ये आ जाएगा 9 7 जा 63 और फिर बचेगा 7, तो 72 के लिए 8 आ जाएगा, यानी 78 जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी था, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं थी, बस इसको चेंज ऐसे फॉर्म में करना है ताकि अपन आसानी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं। इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 30% इज़ इतना। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट 30% है और 3 साल की अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 90% हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में तो भाई डायरेक्टली वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 30% रेट दे रखी है और 3 साल के लिए इफेक्टिव निकालना है, तो पहले के पीटीएस में अपन ने ये फ़ॉर्मूला देखा है। फ़ॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस AB बटे 100 होता है। 30, 30, 30 3 बार लिखेंगे, फ़ॉर्मूला लगाएँगे। पहले इन दोनों पे लगाएँगे तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 30 60 प्लस 30 इंटू 30 और बटे 100, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गए यानी 60 प्लस 9 यानी 69 आ जाएगा। अब 69 पे और 30 पे फ़ॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ कर रहा हूँ मैं 69 और 30 को पहले तो ऐड करेंगे, फिर प्लस में 69 इंटू 30 और अपॉन में 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। ये क्या बन गया 99, 69 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 18 और 2 20 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 99 में 20 जोड़ेंगे तो 119.7 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट क्या आ गई 119.7%। अब इसने लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में ध्यान तो दीजिए आप। इसने बोला है कि जो अंतर है ना अंतर, वो इतना रुपए है। अरे भई रुपए में अंतर है 4455, रेट में अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर देखो आप कितना है। इनमें अंतर दिख रहा है 29.7 परसेंटेज का और इसने पूछा क्या अपन से प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल क्या होता है 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 100% निकाल देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए जिसकी फ़ॉर्मूला तो सदाबहार फ़ॉर्मूला है, हर बार अपन वही लगाते हैं। तो देखो पॉइंट ये हटाऊँगा तो 1 ज़ीरो और आ जाएगा। अब देखो ये 29.7 से इसको अपन काट लेते हैं, तो इन दोनों को आप 9 से काट लीजिए। 9 4 जा 36, 36 के बाद में 8 बचेगा 85, तो 9 नेम 81 फिर 4 बचेगा तो 45 के लिए 9 पंजे 45 आ गया। अब इनको अपन 11 से काट लेते हैं, तो 11 से 3 बार कटेगा, 11 से 4 बार, 11 से 45 बार और 3 से 45 15 बार कट गया। 15, 15 के आगे 3 ज़ीरो अपना आंसर आ जाएगा, 15,000 जो ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। बस ये क्वेश्चन आप पहली बार में अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कई-कई बच्चों को ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होती है ना ये निकालने में
थोड़ा-सा टाइम लगता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि हेक्टिक चीज़ है, तो भी आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि छोड़ें आप, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, रेट निकालनी है, आसानी से निकल जाएगी और अंतर लगा के आंसर निकाल लेंगे। 7 नंबर पे चलते हैं। ये बोला है कि द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर करना है, इसका रेशियो लेना है, किसके साथ में? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब के साथ में। पहली बात तो ये बताइए इसका क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब। इस क्यूब का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन एक्स क्यूब। रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है कि अगर a लिखा है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, तो इसके साथ में इसका रेशियो लिखना है, यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1024 अपॉन में 16807 दे रखी है। ये पूछ क्या रहा है अपन से? व्हाट इज़ द नंबर, यानी एक्स पूछ रहा है बेसिकली अपन से। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ये ऊपर चला जाएगा यानी एक्स की पावर 5 बन जाएगी। ये आ गया 1024 अपॉन में 16807। एक बात बताना आप मुझे कि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है? ये दिख रहा है अपन को। लेकिन यहाँ तो पावर 5 दे रखी है, तो इसका डबल कर दो ना, तो 2 का डबल 4 यानी 4 की पावर 5 अगर अपन निकालेंगे तो वो 1024 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये देखिए कि ऑप्शंस को देखिए 4, 7, 4 और 9, 2 बार 4 आ रहा है तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेंगे। वैसे दिमाग नहीं चल रहा है तो ऐसे देख लो, बहुत सारे तरीके हैं। ये 7 को अगर आप 77775 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 7 इंटू 7 49 होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आ रही है। फिर 7 से करेंगे यूनिट डिजिट 3 आएगी। फिर 7 से करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगी और फिर 7 से करेंगे यूनिट डिजिट 7 आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मिल गई है मेरे को नीचे वाला आंसर मिल गया है। तो नीचे वाला देखो 7 आ रहा है और अगर नीचे वाला नहीं भी मिल रहा है तो ऊपर वाला तो ध्यान में पड़ गया ना कि ऊपर तो 4 आएगा। अब ऑप्शन देखो या तो 4/7 आएगा या 4/9 आएगा। तो 4/9 नहीं हो सकता है किसी हालत में, कैसे? क्योंकि 9 को अगर अपन 5 बार गुणा करते हैं तो देखो 9 इंटू 9 81, लास्ट में 1 आएगा। 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 बनेगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। फिर 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 9 करेंगे फिर 9 आएगा। 9 थोड़ी है लास्ट में तो 7 लिखा है भैया। तो इसलिए 4 बटे जो 7 वाला ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स अपन ने निकालना था, मतलब मैंने क्या किया है, बस इसकी पावर 1/5 किया है। तो यहाँ पे भी पावर 1/5 किया है, तो तरीके से वो लिखो चाहे मत लिखो, ये ऐसे हो जाएगा 4 की पावर 5 की पावर 1/5 और यहाँ पे 7 की पावर 5 की पावर 1/5, ये कट जाएँगे तो 4/7 मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे भी करो, एग्ज़ाम में बस अपन को जल्दी करना है, सही करना है, कोई नहीं देखने आ रहा अपन कैसे कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? आंसर से मतलब है बस। चलते हैं 8 नंबर पे। ये बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस सीरीज़ की। देखो ये सीरीज़ है ना, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन नहीं है ये कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान है। कैसे? देखो, इसके अंदर अगर मैं ये एक चीज़ देखूँ, तो ऊपर 2 लिखा है और नीचे भी 2 का अंतर है। ऊपर 2 लिखा है, नीचे भी 2 का अंतर है। तो या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ब्रेक कर लीजिए कि 2/1 माइनस 2/3, पर ये थोड़ा-सा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप ऐसे मत जाइए, मैं बताता हूँ। 2 को कॉमन निकालिए पूरी में से, तो 1/1 इंटू 3 प्लस में 1/3 इंटू 5 और प्लस में 1/5 इंटू 7, ऐसे करके चलता जाएगा। 1/101 इंटू में 103 तक आ गया। एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे 2-2 का अंतर ना होता, 1-1 का अंतर होता तो क्या होता? वो बताता हूँ मैं। जैसे देखो ऐसा लिखा होता 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3 प्लस में 1/3 इंटू 4 और ऐसे करके ये जा रहा है 1/9 इंटू 10 तक। तो एक बात बताओ, इसको अपन कैसे सिम्प्लीफाई करते हैं? 1 सेकंड ये हटाता हूँ मैं यहाँ से और आप ये बताइए कि क्या आता? तो देखो, इसको अपन वैसे थोड़ी सॉल्व करते हैं पूरा बड़ा, इसको अपन सिम्प्लीफाई करते हैं पहले। तो ये बनता 1/1 माइनस में 1/1 माइनस में 1/2, क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेके देखो ना, अब यही चीज़ तो आएगी। फिर प्लस में इसका एलसीएम लेते तो 1/2 और ये ऐसे बन जाता। तो ये ऐसे चलते जाते 1/9 माइनस 1/10 आ जाता। अब क्या होता है इसमें, इससे प्लस से माइनस वाली टर्म कट जाती, फिर कट कट जाती, टर्म्स कटती जाती। इसकी अगर अगली टर्म कटी थी तो लास्ट वाले में ये टर्म बच जाएगी। यानी आंसर क्या आ जाता है 1/1 माइनस 1/10। लेकिन ये जब होता है जब अंतर 1 है। अब अंतर अगर नीचे 2-2 चल रहा है तो वो 2 कहाँ जाएगा? वो 2 ऊपर आ जाएगा। तो अब अगर इसको अपन सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वही बात है कि यहाँ क्या हो जाएगा, 2 तो है ही। अब 1/1 इंटू 3 है तो इसको 1/1 माइनस 1/3 लिखेंगे। इसे 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे। ऐसा चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा 101 और माइनस में 103 तक। लेकिन एक चीज़ क्या बतानी थी कि जब 2 का अंतर होता है तो 2 से भाग कर देते हैं, 3 का अंतर होता है तो 3 से भाग कर देते हैं। अब देखो ये सारी टर्म्स कटती जाएँगी और बचेगा क्या? ये तो 1 बन गया और यहाँ क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/103
इसका एलसीएम लेंगे 103 आ जाएगा। 103 में से 1 जाएगा तो 102 बचेगा। ये जो है अपन को बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी अपन ने काफ़ी ईज़िली सिम्प्लीफाई कर लिया। 9th पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक क्रेट ऑफ एग्स है, जिसमें 3 रोटन एग्स हैं हर 25 एग के लिए, कि हर 25 एग्स के ऊपर 3 रोटन एग्स हैं। भाई लैंग्वेज को पकड़िएगा इस क्वेश्चन में, प्लीज़ मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। इसने बोला है कि अगर 7 आउट ऑफ 9 रोटन एग्स अनयूजेबल हैं, कि जब भी 9 रोटन एग्स आते हैं ना, रोटन एग अलग होते हैं, अनयूजेबल अलग होते हैं। रोटन तो सड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से 7 खराब हैं, वो काम में ही नहीं ले सकते हैं अपन। सड़े हुए को तो कुछ ना कुछ कर लेगा वो, क्या पता क्या करेगा ये पता नहीं। तो 9 रोटन है और 7 इसमें से अनयूजेबल हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसने क्या बोला है कि देयर आर टोटल 14 अनयूजेबल एग्स इन द क्रेट। अरे भई इसने बता दिया ऑलरेडी कि 14 अनयूजेबल हैं, तो इसका दुगना ही तो है ये। अगर ये इसका दुगना है, तो 9 रोटन का दुगना करेंगे, तो 18 रोटन एग्स आ जाएँगे। टोटल अपनी क्रेट में 18 रोटन आ जाएँगे। इसने क्या बोला था? एक चीज़ इसने बोली थी स्टार्टिंग में खुद ने ही, कि 3 रोटन के लिए 25 एग्स टोटल बनते हैं। तो अगर 18 रोटन करना है, तो देखो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। अरे तो 25 का 6 गुना कर दो। 25 का 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 150 आएगा। यानी 150 जो है वो टोटल नंबर ऑफ एग्स इन द क्रेट हो जाएँगे। आया समझ में? सिर्फ लैंग्वेज का वर्डिंग्स का खेल है और कुछ भी नहीं है। क्या बोला इसने कि 7 अनयूजेबल हैं, तो टोटल 14 अनयूजेबल दे रखे थे, यानी कि दुगना हो गया। तो इधर भी दुगना कर दिया अपन ने, तो 18 रोटन आ गए। लेकिन इसने जब 3 रोटन दे रखे थे, तो 25 एग टोटल थे। अगर 18 रोटन के लिए निकालने हैं, तो वैल्यू बेटा किसकी भी लगा सकते हो, कि 18 रोटन है, वो 3 की वैल्यू है, मेरे को 25 की वैल्यू निकालनी है। ये 6 इंटू 25 ही आ जाता, जो कि 150 ही बनता। काफ़ी ईज़ी था। 10 नंबर पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, ये टैंक को 9 और 15 घंटे में भर सकती हैं। ए और बी 9 और 15 घंटे में भर सकती है। इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी इसकी जो है एफिशिएंसी वो तो 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि दे आर ओपन्ड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम पाइप बी फर्स्ट। यानी कि पाइप बी से शुरू करते हुए इन्होंने बारी-बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होता है। कैसे करेंगे? देखो, पहले बी काम करेगा, तो बी 3 काम कर देगा। फिर ए काम करेगा तो ए 5 काम कर देगा। यानी इसने अपनी 1 घंटा लिया, इसने अपना 1 घंटा लिया। यानी कि इन्होंने 8 काम किया है 2 घंटे में। ये ध्यान से समझना भई इस मेरे वर्ड को। 8 काम किया है 2 घंटे में। अब मेरे को तो टोटल 45 काम करवाना है, तो आप एग्ज़ैक्टली इससे छोटा एक मल्टीपल ढूँढिए। आंसर बहुत ईज़िली और जल्दी आएगा। भई 8 को अगर 5 से गुणा कर दें, तो 40 आता है। यानी 40 काम हो चुका है। और इधर 5 से गुणा कर देंगे तो 10 घंटे लग चुके हैं। यानी कि पहले बी आया काम करने, फिर ए आया। ऐसे अपन ने 5 ग्रुप बनाए, यानी टोटल 10 घंटे काम हो गया है। अब लेकिन काम तो मेरा 40 ही हुआ है और 10 घंटे ही दिए हैं अभी तक, काम तो 45 करवाना था। तो अब देखना, अब पहले कौन आता है? बी आता है अपना। तो पहले बी आएगा, वो 1 घंटे काम करके चला जाएगा। अब देखो 43 घंटे 43 काम हो चुका है और 11 घंटे लग चुके हैं। सिर्फ 2 काम बचा है। ये 2 काम अब कौन करेगा? ए करेगा। और ए को 2 काम करने के अंदर कितना टाइम लगेगा? भई ये 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, इसको सिर्फ 2 ही काम करना है, तो इसको काम तो 2 करना है, तो काम तो मेरा 45 हो गया। ये 2 काम करने में ए को टाइम कितना लगा? 2/5 घंटे लगे। तो 11 घंटे पहले थे, 2/5 घंटे अब है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 11 प्लस 2/5 और 11 सही 2/5 दोनों सेम चीज़ें होती हैं, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है? ये प्लस चाहे लगाओ, ना लगाओ डायरेक्टली आंसर एक ही आएगा। तो 11 सही 2/5 जो है सी ऑप्शन वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी था ये वाला क्वेश्चन तो। चलते हैं 11 नंबर पे। इसने बोला है कि सुमित और जसप्रीत का मड फोर्ट्स है, वो 9 और 18 सेंटीमीटर की हाइट के हैं। ये सुमित का 9 का है, ये सुमित है, इसकी 9 सेंटीमीटर हाइट है और एक ये है, इसकी 18 सेंटीमीटर हाइट है, ये जसप्रीत का है। जे लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि दे आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये जो इनका दूरी है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं एक-दूसरे से। आगे क्या पूछ रहा है अपन से? हाउ फार आर द 4 टॉप्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो इनके टॉप हैं वो कितनी दूरी पे हैं? अरे यार ये तो कितना ईज़ी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का मान सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन का मान लो, कैसे ही मान लो। एक बात बताओ, इसको अगर मैं यहाँ पे जॉइन करवा दूँ, यहाँ पे दूरी 40 है, तो यहाँ भी दूरी 40 होगी और अगर ये दूरी 9 थी, इस टोटल 18 में से ये 9 अगर हट गई, तो ये 9 बच गई। अब या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो या फिर आप जो है वो पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। इसका रूट लेंगे तो 1681 का रूट क्या होता है? 41 होता है।
यानी कि जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते थे कि 7 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है। अरे! यहाँ 9 थोड़ी है, यहाँ तो 1 है यूनिट डिजिट। ना इसमें आएगा लेकिन 9 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो 41 ही आंसर आ जाएगा। इनको जो टॉप है वो 41 सेंटीमीटर दूर है। आज का पेपर काफ़ी ईज़ी चल रहा है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अपन को क्वेश्चन में कि वो स्किप करने लायक या हार्ड था, ठीक है। इसने बोला कि 3 पर्सन है वो एक ऑफिस से चुनाव लड़े और इनको इतने-इतने वोट मिले। कुल वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है? ये भी काफ़ी ईज़ी है। अरे यार! ये तो मतलब बेसिक कैलकुलेशन दे दी। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? इसको मिले हैं, यानी जीता कौन है? 4, 6, 7, 8 वाला जीता है। टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट है इनको ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8, 1 कैरी लग गई। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23 के लिए 3, फिर 2 कैरी लग गई। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21 के लिए 2 कैरी लग गई। 2 और 2 4, 3 7 और 4 11 आ गया। 11,138 आ गया। और मेरे को निकालना क्या है? प्रतिशत निकालना है। भई यही तो पूछा था कि जिस जीतना है उसने टोटल का कितना प्रतिशत? तो ऊपर ये नीचे ये इंटू 100। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया इस क्वेश्चन के लिए तो। तो आप अप्रोक्सिमेशन भी लगा सकते हो। बाकी एग्ज़ैक्ट तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर लास्ट में जाके नहीं कटेंगे तो अपन डिजिटल सम तो नहीं लगा सकते हैं। बाकी एप्रोक्सिमेट अगर वैल्यू निकालें तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, इनको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। तो ये 2, 3, 3, 9 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 5 और फिर 6, 18 के लिए 9 आ जाएगा। तो ये 23390 और अपॉन में 5569 आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भैया जी अपन को, इसका कोई उपाय ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर तो। ये थोड़ा-सा कैलकुलेटिव सवाल है आज के पेपर के अंदर। बाकी इस वैल्यू को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये 42% के एप्रोक्स आएगी। आप करके देख लेना ये वाली चीज़, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है। चलते हैं 13 नंबर पे। सिम्प्लिफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 और 2 11/3 ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं इसको अपन सिम्प्लीफाई कर रहे हैं। भाग है 5 दूनी 10 और 1 11/5 है और गुणा 1/4 गुणा 1 प्लस 3 बटे यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले ऑब्वियसली बात है कि बोर्ड मास लगेगा, तो बोर्ड मास में पहले डिवीज़न सॉल्व होता है ना, तो पहले ये डिवीज़न करेंगे सॉल्व, तो 11/3 पलट देते हैं अपन इसे, तो 5/11 आ जाएगा और गुणा में 1/4 और गुणा में अब देखो 3/3/5 है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया कि 5 ऊपर 3 नीचे, ये कट गया, तो 1 प्लस 5 बचेगा, यानी 6 आ जाएगा। अब इसको तो बेसिक से कैलकुलेशन से आराम से सॉल्व कर लेंगे, 11 से 11 कट गया और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से 4 काट देंगे 2 बार तो 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 लिख दो, चाहे 2 सही 1/2 लिख दो, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये भी सेम ही बात है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। कल के पेपर में ज़रूर जो सिम्प्लिफिकेशन वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईज़िली सॉल्व हो गया है। 14 नंबर पे चलते हैं। इसने बोला है कि ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने का इसका क्या मतलब है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। साइन ए की वैल्यू 1/3 है, साइन बी इतना है, तो कोस ए माइनस बी निकालना है। ये भी काफ़ी ईज़ी है। कोस ए माइनस बी का फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको बार-बार इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, ये फ़ॉर्मूले कैसे आते हैं, मैं कैसे इनको सिम्प्लीफ़ाई करूँ? समझा देता हूँ आपको कि कैसे याद करना है या फिर कैसे ईज़िली आप लिख सकते हो इन फ़ॉर्मूला को। अगली स्लाइड पे देखिए। मैं क्या बात कर रहा था कि अगर आपको मान लीजिए बहुत ध्यान से देखना, इतनी आसान ट्रिक बताऊँगा, आप कभी नहीं भूलोगे इन 4 फ़ॉर्मूलों को तो। भई अपन से क्या पूछ सकता है, एक तो साइन ए प्लस बी पूछ लेगा, एक साइन ए माइनस बी पूछ लेगा या फिर अपन से कोस ए प्लस बी पूछेगा और एक कोस ए माइनस बी पूछेगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि साइन जो है वो बेचारा सीधा-साधा बंदा है और कोस थोड़ा टेढ़ा है। तो अब इससे क्या मतलब है कि साइन ऐसे बोलता है कि पहले मेरे को भी बारी दे दो और किसी दूसरे बंदे को भी बारी दे दो। ये कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं पैदा करता है। तो पहले साइन ने ए के साथ बारी दे दी, फिर कोस को इसने बारी दे दी, ठीक है? और ये सीधा है तो ये प्लस को भी प्लस ही रखता है। अब उल्टा कर लेगा ये, अब बोलेगा कि अब मुझे दूसरी वैल्यू दे दो, तो साइन के साथ बी आ जाएगा और कोस के साथ ए आ जाएगा, ठीक है? फिर से वही बात, साइन तो सीधा है, तो साइन ए आएगा, कोस बी आएगा और फिर साइन बी आएगा और कोस ए आएगा। लेकिन अब इस बार माइनस था, तो माइनस आ जाएगा, ये तो सीधा है, ठीक है? कोस थोड़ा टेढ़ा बंदा है, ये बोलता है कि पहले सब मुझे ही दे दो, तो ये क्या करेगा, कोस ए, कोस बी रखेगा, फिर बोलेगा अब साइन को सब दे दो मेरे को देने के बाद में, ठीक है? तो साइन ए, साइन बी आ गया। यूज़ करी हुई चीज़ें दे रहा है, दूसरे बंदों को देख लो। तो
और ये क्या करता है, प्लस को माइनस में भी बदल देता है, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है, हर चीज़ को चेंज करवा रहा है। फिर से वही कोस ए, कोस बी आएगा और इस बार बस प्लस आ जाएगा माइनस की जगह पे और अब बोलेगा ये सब साइन को दे दो, तो साइन ए, साइन बी। अब बताइए आप कभी भूल पाएँगे इन फ़ॉर्मूलेज़ को? नहीं भूल पाएँगे। ठीक है, तो अब देखो यही वाला अपन को फ़ॉर्मूला कोस ए प्लस कोस ए माइनस बी फाइंड करना था, तो ये वाला फ़ॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस के अंदर ए इंटू कॉस बी और कॉस तो टेढ़ा होता है तो साइन को बदल देगा और अब साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। इसमें अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू के लिए देखो क्या करना है, आसान सी चीज़ है कि साइन ए की वैल्यू 1/3 गिवन है, साइन बी की वैल्यू 1/5 गिवन है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, यहाँ से बेस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 8 आ जाएगा। यहाँ से बेस अगर निकालेंगे तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या आ जाएगा? रूट ए अपॉन हाइपोटेनियस 3 है। कोस बी के लिए ये वाला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 24/5। साइन ए और साइन बी तो क्वेश्चन में गिवन ही था, वही आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम 15 आ रखा है तो डायरेक्टली वैल्यूज़ जुड़ जाएँगी। तो रूट 8 और रूट 24 इसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसका अपन रूट तो एग्ज़ैक्टली नहीं निकाल पाएँगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई अब देखो इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 8 चौके 32, 3 कैरी लगेगी, 8 दूनी 16, 17, 18, 19 और बटे में ये आ जाएगा। अब इस चीज़ का कोई एग्ज़ैक्ट वैल्यू रूट नहीं होता है, लेकिन आप ऑप्शंस के ऊपर जाओगे ना, तो देखो क्या दे रखा है अपन को, या तो एक एक चीज़ ये देख लो कि +1/15 कौन से ऑप्शन में है, यानी ये आएगा या फिर ये आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल हो गए। अब बस आप है ना या तो 4√3 का डायरेक्टली स्क्वायर करके देख लो अगर कैलकुलेशन आपको तेज़ करनी है तो। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 पे ही रह गया ये। लेकिन 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 64 गुणा 3 हो जाएगा तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19 यानी 8√3 आ जाएगा बेसिकली इसका कैलकुलेशन। भाई कैसे भी करके अपन को जो है वो जल्दी आंसर निकालना है, तो आप इससे ये निकालो चाहे इनसे आंसर निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है? तो जो ये वाला ऑप्शन है अपना ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले के ऊपर। 50 नंबर में क्या बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 28 और 20% का। एक चीज़ भाई ये दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। आप दुकान में सामान लाने गए होंगे, आपने सामान पे प्राइस टैग देखा होगा, फिर आपको याद आ गया होगा कि ये औकात के बाहर है। तो ऐसा नहीं, एमआरपी जब लिखी होती है तो उस एमआरपी पे अपन को डिस्काउंट मिलता है और अगर अपन को मतलब प्रॉफ़िट करवाना है, लॉस करवाना है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफ़िट या जो लॉस है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये 2 चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखना क्या होता है कि इसने ये 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे देगा और आइटम को 20% के 12% के प्रॉफ़िट पे बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है इसने आर्टिकल की 900 भाई 900 अपनी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो अपनी प्रॉफ़िट और लॉस होता है। तो इसने 12% का प्रॉफ़िट कमाया मतलब 112/100 में इसने चीज़ बेची होगी। तो एसपी निकल आएगा कैसे? डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, 9 से इसको गुणा करेंगे तो 11 नेम 99 और 100 यानी 1008 में इसने चीज़ बेच के 12% प्रॉफ़िट कमा लिया। ये अब मेरा सेलिंग प्राइस है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला कि एमआरपी पे आप डिस्काउंट देते हो और डिस्काउंट देने से अब सेलिंग प्राइस निकलेगा। नॉर्मल सी बात है कि भई एक एमआरपी लिखी हुई थी, उस पे कोई डिस्काउंट दिया, अब उसने अपन को बेचा तो वो सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एमआरपी को अगर मैं एक्स मान लूँ, तो इस एमआरपी पे उसने पहले 28% की छूट दी यानी चीज़ को 72/100 में बेचा। फिर 20% की छूट दी तो 80/100 में बेचा। और अब ये चीज़ मेरी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई और ये सेलिंग प्राइस 1008 दे रखी है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या बनेगा, भई ये 20 से 4 बार, 20 से 5 बार कट गया। इसको अपन ने 4 से काटा तो 4 दूनी 8 फिर 5 बार और फिर 2 बार, ये कट गया। अब अपन इनको और फर्दर अगर काटना चाहें तो देखो 4 से इसको काट लीजिए आप, तो क्या आएगा 4 एकम 4 32 के लिए 18 इसको 4 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और 25 एक 12 यानी 4 तिये 12 63 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 2 से काट लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। 9 से 63 को काटा 7 बार कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू 250 आ गई ना। तो 250 को मतलब 25 को 7 से गुणा करने पे 175 आता है, आगे एक ज़ीरो लग जाएगी यानी 1750 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम से करेक्ट है और काफ़ी ईज़ी था। बस ये चीज़ आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, जिस भी आपकी कॉपी में आप ये पेपर्स के सॉल्यूशंस के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखते हो वहाँ पे, ताकि ये चीज़ आपको आराम से रिवीजन के टाइम पे हेल्प करे। 16 नंबर पे चलते हैं। 14 वर्कर्स हैं एक ऑफिस के अंदर जिनकी एवरेज एज साढ़े 28 दे रखी है। यानी A1 से लेके A14/14 बराबर साढ़े 28
यानी कि 57/2 दे रखी है। आगे ये क्या बोल रहा है अपन से कि अगर एक न्यू वर्कर जॉइन कर लेता है ऑफिस को तो एवरेज 30 साल बन जाता है। यानी कि A1 से A14 तो थे ही, अब A15 आ गया है और बटे 15 हो गया है। अब जो एवरेज है वो 30 बन गया है, तो जो नया जॉइन किया है उसका अपन से ये ऐज पूछ रहा है। काफ़ी ईज़ी है। A1 से A14 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 से 14 7 बार कटेगा, 57 इंटू 7 आ जाएगी इनका वैल्यू। 57 इंटू 7 आ गया, प्लस A15 आ गया और ये 15 इंटू 30 करेंगे तो 450 आ जाएगा। मेरे को तो A15 निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा 450 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 35 और 4 अ, 1 सेकंड 7 7 49 9 4 कैरी लगी 7 पंजे 35 और 4 399 आ जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ रहा है 399 का और 450 का 51 का अंतर आ रहा है। यानी कि जो 15वां बंदा है उसका वेट 51 है। ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। भई देखो, आप है ना वो इस क्वेश्चन को उस अप्रोच से भी जा सकते हो कि भई जो 14 बंदे हैं उनका एवरेज वेट 28.5 है, फिर ये 1 आएगा तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बेसिक से जब इतना आसानी से हो रहा है तो कर लेंगे अपन क्वेश्चन्स को। ज़्यादा दिमाग लगाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या पता आप ये बेसिक से करके ज़्यादा जल्दी कर लो वो दिमाग लगाने की बजाय, ठीक है? कोई नहीं, 70 नंबर पे चलते हैं। इसने बोला है कि एफिशिएंसीज़ हैं ए, बी और सी की, इनका रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का 7, 5 और 4 ये दे रखा है। ये बोल रहा है कि अगर ये एक साथ काम करते हैं तो ये 25 दिन में एक काम को कर लेते हैं। अरे भई टोटल वर्क क्या होता है? दिन इंटू एफिशिएंसी यानी डे इंटू एफिशिएंसी। 25 दिन काम कर रहे हैं। कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 7 और 5 12 और 4 16 टोटल एफिशिएंसी से काम करें ना क्योंकि तीनों बंदे काम कर रहे हैं। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 16 पंजे 80 आया, 16 दूनी 32 और 8 40 आया। यानी टोटल वर्क मेरा 400 आ गया। यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि ए और बी ने साथ में काम किया 24 दिन तक। 24 दिन काम करेंगे ए और बी 12 एफिशिएंसी से, यानी कितना काम कर देंगे ए प्लस बी? तो देखो 12 चौके 48, 4 कैरी लगा, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 काम कर दिया इन्होंने। भाई 400 काम मेरा टोटल था, उसमें से 288 काम हो गया है, तो काम बचा कितना है? ये बचा है 112 काम बचा है। ये 112 काम कौन करेगा? अब देखो इसने यही तो पूछा है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन हाउ मेनी डेज़? तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? सी के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो ये जब मैं काटने जाऊँगा तो 4 दूनी 8 और 4 से 8 बार 32 यानी 28 आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी था ये वाला क्वेश्चन। 18 नंबर पे चलते हैं। इसने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये दे रखा है। तो 6 एबीसी पूछा है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। ये मैंने या तो शायद पिछले किसी पीटीएसएस में नोट डाउन करवा दिया था और अगर नहीं भी करवाया तो अभी लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ क्या होता है 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा माइनस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूले रट लेना, 4 फॉर्मूले होते हैं। मैं लिखवा भी दूँगा या फिर इनकी एक है ना फ़ोटो पीडीएफ जो भी है फ़ॉर्मूलेज़ की वो अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख लेना। ये रट लेना फ़ॉर्मूले, पक्का एक क्वेश्चन आएगा इस फ़ॉर्मेट का, ठीक है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है? 189 है। माइनस में 3 इंटू एबीसी, एबीसी तो निकालना है अपन को, ठीक है। बराबर में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6 यानी 6/2 आ गया। यहाँ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 32 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी? 6, 6 का स्क्वायर करना है। आसान सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट चीज़ें हैं। 189 माइनस 3 एबीसी बराबर, ये 3 बन गया। यहाँ क्या बन गया? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 96 बन गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ये कितना बनेगा? 60, 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। यानी 189 माइनस 3 एबीसी बराबर 180। 3 एबीसी उधर जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3 एबीसी बराबर में ये उधर जाके 9 9 बन जाएगा 189 में से 180 जाएगा तो। और एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो वो 3 आ गई। लेकिन 6 एबीसी पूछा है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 18 अपना आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, 90 नंबर पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि जब 265 की पावर इतनी को और इसको डिवाइड किया जाए 266 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होते हैं, कुछ नहीं करना। 265 की पावर 4081 और प्लस 6 लिखा है, इसको डिवाइड करना है 266 से, तो मेरे को एक बात बताइए अ, अपन को ये डिवाइड करना है तो इसकी पावर में अपन 4 का भाग देंगे, तो क्या बन बचेगा यहाँ? एक रिमाइंडर बचेगा, 265
की पावर 1 तो 265 हो गया। 265 में 266 का भाग दोगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 रिमाइंडर वाला कांसेप्ट क्या होता है, मैंने कल के पीटीएस में भी बताया था, नेगेटिव रिमाइंडर का एक कांसेप्ट आता है कि अगर अपन को दे रखा है मान लीजिए 25 और 8 से अपन को भाग देना है, तो यहाँ तो अपन 8 तिये 24 करके एक रिमाइंडर पॉजिटिव बता देते हैं ये तो। लेकिन अगर 23 लिख के दे देता ना, तो वैसे तो आप भाग इसमें 8 दूनी 16 बार दोगे। लेकिन अगर मैं 8 से 3 बार भाग देके 24 बनाऊँ, तो यहाँ -1 यानी नेगेटिव रिमाइंडर आता है ये, ठीक है? तो यहाँ -1 बच गया रिमाइंडर, प्लस 6 बन गया। ये टोटल रिमाइंडर बच गया क्योंकि भई इसमें आप भाग दोगे तो 6 ही बच जाएगा ना रिमाइंडर। ये भी ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ, कि मान लीजिए 3 है, इसमें 4 का भाग देना है, तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 को ही रिमाइंडर मान लेंगे अपन। तो 6 में से 1 जाएगा यानी 5 अपना ओवरऑल रिमाइंडर बच जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर पे चलते हैं। एक बोट है, वो 243 किलोमीटर 9 घंटे में अपस्ट्रीम जाती है। यानी कि 243 किलोमीटर 9 घंटे में अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड घटेगी, x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में दोनों चीज़ें सेम फ्लो में जाती हैं, ये भाई मैं 5वीं छठी बार बता रहा हूँ। हर पेपर में अपने पीटीएस में भी, एग्ज़ाम में भी बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलता है। कुछ टॉपिक्स फाइनल होते हैं अपने, जैसे बेईमान दुकानदार हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। तो भई समझ लीजिए ना इस टाइप को, ऐसा दिमाग में बिठा लीजिए कि कहीं दिक्कत ही ना आए। तो देखो, जब भी 2 चीज़ें सेम डायरेक्शन में बहेंगी, जैसे पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में नाव जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। और जब दोनों उल्टे बह रहे हैं, तो दोनों की स्पीड घटेगी। तो ये अपस्ट्रीम आ गया। अब डाउनस्ट्रीम जाता है वो 225 किलोमीटर 5 घंटे में डाउनस्ट्रीम जाता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं काटूँ, तो ये कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। ये कितनी बार कटेगा? 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। मेरे पास में ये 2 नई इक्वेशन आ गई। इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? इसमें x तो अपनी बोट की स्पीड होती है, स्टिल वाटर में, यानी ठहरे हुए पानी में, स्थिर जल में। और y जो होती है वो पानी की स्पीड होती है अपनी। इसने बोट की पूछी है, मतलब x की वैल्यू पूछी है। ये चीज़ आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई भी 2 इक्वेशन ऐसी दिखें, तो इसमें से अगर x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 72 में 2 का भाग देंगे 36 आ जाएगा। और अगर y निकालना पड़ता तो दोनों को घटा के, दोनों का अंतर लेके 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी 9 तो पानी की स्पीड है, 36 नाव की स्पीड है। इसने नाव की पूछी थी, तो 36 सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। इसने बोला है कि सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू 13,825 इन 3 साल। ये 3 नहीं था, यहाँ पे 1 सेकंड, 3 सही, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ क्या लिखा था पेपर में। 3 सही 4/5 लिखा है, ये प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। 3 सही 4/5 साल लिखा है। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में इतने साल के लिए ये एक प्रिंसिपल था, वो इतना अमाउंट बन जाता है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स। कुछ नहीं करवा रहा, बेसिकली कैलकुलेशन करवा रहा है अपन से। कैसे करवा रहा है? देखो, ₹10,500 प्रिंसिपल है, इतना अमाउंट बन जाता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये उधर से जाके घटा देते हैं, यानी 13,825 में से 10,500 घटा दूँगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बराबर में सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला लगा देते हैं, पीआरटी बटे 100, यानी क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 10,500 है, रेट कितनी है अपनी? 3 सही 4/5, इसको सोल्व किया तो क्या है? 5 तिये 15 और 4 19/5। रेट कितनी आएगी? अच्छा, रेट अपन को फाइंड करना है यहाँ पे, रेट अपन को फाइंड करना है और बटे 100 आ जाएगा। तो देखो ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ लिख देते हैं अपन। 5 में से 0 जाएगा, 5 आया, 2 आया, फिर 8 में से 5 गया, 3 आया और यहाँ 3 आया। ये आ गया, ठीक है, कोई ये बनेगा, इस डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो गए, 5 से ये कट गया 21 बार। अब इनको काट लीजिए आप, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 33 25 बटे 21 इंटू 19। ये रेट आ गया, काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते तो ये आगे कैलकुलेशन में कहीं न कहीं सिम्प्लीफाई पक्का हो जाएगा। एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ये हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो सेम सम पे, यानी कि ₹10,500 पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, इसी रेट से। अच्छा, डबल द अर्लियर रेट, इसका डबल करना है तो कोई बात नहीं, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा 33 25 और बटे 21 इंटू 19, और लेकिन 5 साल के लिए तो इंटू 5 आ जाएगा और बटे 100 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब देखो क्या करेंगे, काटेंगे इनको। तो डबल ज़ीरो से तो डबल ज़ीरो गया, 21 से 105 5 बार गया। ये पक्का 19 से कटेगा, वरना तो एग्ज़ैक्ट आंसर आ ही नहीं सकते हैं, तो 19 से काट लेते हैं अपन। तो 19 से एक बार 19 गया, फिर बच गया 14, यानी 142 आया। तो अब भाग 7 बार जाएगा, तो 133 आएगा। फिर बचेगा 9, तो 95 आएगा, तो 19 पंजे 95 आ गया। अब देखो 175 कैसे भी कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, यानी 175 को बस 50 से गुणा करना है, तो ये 0 आ गया।
2 कैरी लगेगी, 17 पंजे 85 और 2 87 आ जाएगा, 8750 आंसर आ गया। अब देखो वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी अपन को। अगर ये कैलकुलेशन करने जाते तो थोड़ा बड़ा बन जाता। अब यहाँ पे चीज़ें कट गई तो आसानी से अपना आंसर आ गया 8750 ईज़िली, ठीक है। 22 पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ 5000। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला एक बार सिलेंडर के सारे लिख भी देता हूँ। सिलेंडर का सीएसए का फ़ॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। वॉल्यूम के लिए क्या होता है कि बेस का एरिया ले आओ पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट से गुणा कर दो। तो इनको बनाना सीखिए आप, रटिए मत वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऐसे होते हैं ये फ़ॉर्मूले। यहाँ तो इसने पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या दे रखी है? 5000 दे रखी है। पाई इसने 3.14 लेने को बोला है। पाई अभी नहीं रखना है। इसने रेडियस 10 दे रखी है ना, तो देखो पाई को पाई रहने दो। रेडियस को 10 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 5000 आ गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 2 ज़ीरो कट जाएँगी। यानी अगर एच की वैल्यू निकालने जाएँगे तो वो 50 बटे पाई आएगी, तो ऐसा ही रहने दो। मत रख के सॉल्व करो, पक्का आगे कटेगा। क्यों बड़ा बनाना है पेपर को? कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है अपन से। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर। आर अपनी कितनी थी? 10 इंटू एच, एच की वैल्यू 50 बटे पाई। देखो नहीं रखनी पड़ी ना, वो क्यों क्यों अपन को कैलकुलेशन करनी थी? पाई से पाई कट गया। तो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 50 करेंगे, 1000 आ जाएगा एकदम से, जो ईज़िली अपना आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत ईज़िली सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। 23 नंबर पे चलते हैं। 49 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन है, उसमें 63% मिल्क है। भई अगर मिल्क है, वो 63% है, तो वाटर जो है इस सॉल्यूशन में वो कितना बच गया? कितना बच गया? 37% बच गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, ये बोल रहा है कि कितना मिल्क इसमें ऐड किया जाना चाहिए कि जो नई कंसंट्रेशन है उसमें 70% ही मिल्क बचे। तो 70% मिल्क है, यानी कि जो वाटर है वो 30% है। भई एक चीज़ बता देना बस मेरे को आप यहाँ पे कि अगर मैं 0 से 0 काटूँगा तो 7/3 बन जाएगा। लेकिन बताना क्या आप कि इसने ऐड क्या किया है? मिल्क ऐड किया है। मिल्क अगर ऐड किया है तो दोनों तरफ पानी का रेशियो सेम रहना चाहिए। तो अलग-अलग क्यों आ रहा है? यहाँ 37 और 3 क्यों आ रहा है? इनको सेम बनाइए। तो इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दीजिए। इस पूरे रेशियो को 37 से गुणा कर दीजिए। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का कोई नहीं है। 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 से गुणा करेंगे 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11। यहाँ तो रेशियो ये आ गया। अब यहाँ पे किया तो अपन ने क्या आ जाएगा 7 तिया 21 और 4 25 259 आ जाएगा और 37 तिया 111 आ जाएगा। अब वाटर तो अपन ने चेंज नहीं किया था तो हर जगह सेम आ गया और मिल्क अपन ने कुछ ऐड किया था तो ये बढ़ावा मिल रहा है। अब देखो इसने मिल्क भाई 49 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन था, यानी कि टोटल मेरा 49 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। इसने पूछा कि मिल्क कितना ऐड किया है ये वैल्यू पूछ रहा है। 49 लीटर वैल्यू किसकी है? जो मेरा टोटल सॉल्यूशन था उसकी है। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। लेकिन अब वैल्यू पूछ किसके रहा है? भई वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी फ़ॉर्मूला तो लगना है, वो तो फाइनल ही है। अब पूछ क्या रहा है अपन से कि मिल्क कितना ऐड किया? इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? इन दोनों में 70 का अंतर दिख रहा है तो 70 की वैल्यू निकालनी है। 3 ज़ीरो से नहीं, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा। तो 49 इंटू 7 बटे 30 आ जाएगा। ये बनेगा 3, 6 कैरी लगेगी, 7 चौका 28 और 6 34, 343 बटे 30 आ जाएगा। 343 बटे 30 किस ऑप्शन में बनेगा? डिवाइड कर लो या तो। तो देखो 30 से एक बार जाएगा, तो फिर 4 बचेगा, फिर 43 आएगा, तो फिर एक बार जाएगा, फिर 13 बचेगा, तो 11 सही 13 बटे 30 आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है पहले ऑप्शन में, एकदम से ईज़िली आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ी-सी कैलकुलेटिव पार्ट था, वो आप जल्दी से करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। 24 नंबर पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि लोकेश के पास में ₹11,000 हैं और वो हर ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, ध्यान से देखिएगा इसको। वो हर सप्ते ₹5000 बचाना चालू करता है एक नए लैपटॉप के लिए। यानी कि ₹11,000 हैं और हर हफ्ते वो ₹5000 बचाता है। अब कितने हफ्ते तक बचाता है, उनको अपन एक्स मान लेते हैं। आगे इसने क्या बोला है कि इसी वक़्त रमेश जो है उसके पास ₹60,000 हैं। ₹60,000 हैं रमेश के पास में और रमेश क्या करता है कि हर वक़्ते 2000 हर वीक ₹2000 खर्च करने चालू कर देता है। ये तो जोड़ रहा था, तो अपन ने जोड़ा इसमें। ये खर्च कर रहा है तो घटाएँगे। ₹2000 हर हफ्ते खर्च कर रहा है। अपनी आर्ट क्लास के लिए। विल देयर बी अ वीक व्हेन दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी? कोई ऐसा सप्ताह आएगा क्या जब उनके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी होगा? तो अपन ने बराबर कर दिया इनको और एक्स और एक्स दोनों के सप्ते चल रहे हैं, तो बराबर ही तो सप्ताह चलेगा भाई। आज किसी ने स्टार्ट करा खर्च करना और सेव करना, आज से कुछ समय बाद मिलेंगे, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही निकला है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 60,000 में से 11,000 जाएगा, तो 49,000 बचेगा और ये 2 5,000 में जुड़ेगा, तो 7,000 एक्स आ जाएगा। एक्स निकालना है अपन को, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटेंगे, 7 वो आ जाएगा। यानी कि हाँ,
आंसर तो पहली बात तो येस आएगा और 7 सप्ताहों के बाद में उन दोनों के पास सेम पैसा बच जाएगा। कितना बचेगा वो पूछ लेता, 7 यहाँ रखते, 7 पंजे 35 35,000 प्लस 11 करते तो कितना आ जाता? 46,000 दोनों के पास में रुपया बचेगा 7 सप्ताहों के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, 25। इसमें क्या दे रखा है कि इसको स्टडी करना है और ये बताना है कि कौन सी ईयर में कंपनी ने मैक्सिमम फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया है। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए। अरे यार! इतना डीआई का क्वेश्चन बताओ, ईज़ी दिया है सर ने। 198 सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, ये 2001 के अंदर आ रही है। यानी कि ये जो है वो सबसे मैक्सिमम स्पेंड किया है। इन्होंने एक्सपेंडिचर ही तो दे रखा था ये, तो इज़िली आंसर आ गया अपना। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन्स थे आज के पेपर के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर जो भी कंसेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, तो प्लीज़ आप उसको क्लियर करिए। मॉक का मतलब यही होता है। और जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि थोड़ा-सा भी दिक्कत आ रही है या फिर रिवाइज़ करने की नीड है, तो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप पूरा कुछ पढ़ने की बजाय सिर्फ़ वो चीज़ें रिवाइज़ करके जा सको, कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है? बाकी इसी तरीके से अपन सॉल्यूशंस के अंदर मिलते रहेंगे और अगर आपको कोई सजेशन देना है, तो वो भी आप नीचे दे सकते हो। और बाकी मैंने 2-3 सीरीज़ चला रखी हैं, जिनमें एक में अपन मैथ्स के जितने भी छोटे-छोटे ट्रिक्स होते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। एक ये पीटीएस की प्लेलिस्ट है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।